भारतीय न्याय संहिता 2023 BNS 2023। भारतीय न्याय संहिता 2023 में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। टॉपिक का नाम है डाउरी डेथ। डाउरी डेथ। डाउरी डेथ, दहेज मृत्यु, जिसे हिंदी में कहा जाता है दहेज मृत्यु। और ये दी कहाँ गई है? ये दिया गया है सेक्शन 80। किसका? बीएनएस का, भारतीय न्याय संहिता। और बीएनएस का जो सेक्शन 80 है, इसको हम दो उप सेक्शन में, यानी सब सेक्शन दो उप सेक्शन में बांट कर इसका अध्ययन करते हैं। एक तो सेक्शन 1 और दूसरा 80 का दो सेक्शन, और बीच में इसके एक्सप्लेनेशन लगा है। एक्सप्लेनेशन, जिसकी हिंदी होती है स्पष्टीकरण। अब हम बता दें कि जो धारा 80 है, इसको जानने से पहले कुछ चीजें हमको जान लेना आवश्यक है, जो सबसे महत्वपूर्ण है। तब हम धारा 80 को समझेंगे। हम जानते हैं कि भारतीय समाज में जो दहेज सिस्टम है, व्यवस्था है, ये एक अभिशाप है, एक कलंक है। और जहां यह लाइन लिखी गई है कि जहां नारी की पूजा होती है, वहां देवता का वास होता है, ऐसी दशा में भारतीय समाज में महिलाओं के लिए यह और अभिशाप हो जाता और कलंक हो जाता है। इसी अभिशाप, इसी कलंक को मिटाने के लिए माननीय विधायिका द्वारा सबसे पहले सन 1961 में एक अधिनियम पारित किया गया, एक एक्ट लाया गया, जिस एक्ट का नाम दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 है। और इसकी धारा 2 में दहेज को डिफाइन किया गया, परिभाषित किया गया। और इसी के बाद जब बात नहीं बनी, यानी मामला चलता रहा, तो उसको रोकने के लिए माननीय विधायिका द्वारा भारतीय दंड संहिता, जिसे कहते हैं आईपीसी 1860, जो इसके पहले का था, उसके सेक्शन 498 में ये जोड़ा गया, जिसे क्रूरता कहा गया। जिसे कहा गया कि किसी महिला को प्रताड़ित न किया जाए, किसी महिला के साथ उत्पीड़न न किया जाए, और अगर ऐसा किया जाता, प्रताड़ित किया जाता, उत्पीड़न किया जाता है, तो माना जाएगा कि उसे आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरित किया गया। ऐसा ये कब किया गया, ये बता दे। ये किया गया था 1983 अमेंडमेंट द्वारा जोड़ा गया था। इसके बाद 1986 में अमेंडमेंट किया गया, और इस अमेंडमेंट द्वारा इसी आईपीसी में सेक्शन 304 बी जोड़ा गया, 304 बी जोड़ा गया। और इसको जोड़ करके जो डावरी डेथ है, इसको डिफाइन किया गया, और इसके पनिशमेंट की भी व्यवस्था बताई गई। ठीक, इसी को। और इसके बाद अब आप जान लीजिए कि 2023 में हमारी विधायिका ने आईपीसी का नाम बदल करके इसका नाम बीएनएस रखा, जैसा कि बताया गया है, भारतीय न्याय संहिता। और इसकी सेक्शन 80 में डाउरी डेथ को रखा। अब हम सेक्शन 80 का अध्ययन करेंगे। सेक्शन 80 में हम देखेंगे कि सेक्शन 80 हमने बताया कि दो उप धाराओं में बांट करके इसका अध्ययन किया जाता है। पहला जो है सेक्शन 80 का, वो है जिसमें डावरी को डिफाइन किया गया। इसमें बताया गया है, क्या बताया गया है, देखना है। इसमें बताया गया है कि जहां किसी महिला की मृत्यु या किसी स्त्री की मृत्यु भी कर सकते हैं, दाह या शारीरिक क्षति द्वारा कारित की जाती है। जहां किसी महिला की मृत्यु दाह द्वारा या शारीरिक क्षति द्वारा कारित की जाती है, या उसके विवाह के 7 वर्ष के भीतर सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा हो जाती है। जहां किसी महिला की मृत्यु दाह द्वारा या शारीरिक क्षति द्वारा कारित की जाती है, या उसके विवाह के 7 वर्ष के भीतर अंडर द 7 years ऑफ द मैरिज
सामान्य परिस्थिति से अन्यथा हो जाती है और यह दर्शित कर दिया जाता है, यह प्रूव कर दिया जाता है कि उसकी मृत्यु के कुछ समय पूर्व, उसकी मृत्यु के कुछ समय पूर्व यानी बिफोर ऑफ द डेथ, समटाइम्स उसकी मृत्यु कुछ समय पूर्व उसके पति द्वारा, हस्बैंड द्वारा या उसके हस्बैंड के रिलेटेड पर्सन द्वारा, उसके हस्बैंड के से संबंधित व्यक्ति द्वारा, ठीक, या किसी नातेदार द्वारा दहेज की उससे मांग की गई है, डिमांड की गई है, या उसके संबंध में उसके साथ क्रूरता का व्यवहार किया गया है, क्रूरल्टी का व्यवहार किया गया है, या उसे तंग किया गया है, वहां ऐसी मृत्यु को दहेज मृत्यु, डावरी डेथ कहा जाता है। और ऐसा पति या ऐसा नातेदार दहेज मृत्यु कारित करने वाला कहा जाता है। इस प्रकार से हमने धारा 80 का जो सब क्लास सब सेक्शन 1 है, ये डावरी डेथ को परिभाषित करता है। एक बार हम फिर बताते हैं, जहां किसी महिला की मृत्यु दाह या शारीरिक क्षति द्वारा कारित की जाती है और उसके विवाह के 7 वर्ष के भीतर सामान्य परिस्थिति से अन्यथा हो जाती है और यह दर्शित किया जाता है कि उसकी मृत्यु के कुछ समय पूर्व उसके पति द्वारा या उसके पति के नातेदारों द्वारा उससे दहेज की मांग की गई हो, डिमांड की गई हो और उस संबंध में उसको तंग किया गया हो, उसके साथ क्रूरता का व्यवहार किया गया हो, प्रताड़ित किया गया हो। ऐसी दशा में ऐसी मृत्यु को हम दहेज मृत्यु कहते हैं और ऐसा पति या पति का नातेदार वह दहेज मृत्यु कारित करने का लिए उत्तरदायी होता है। स्पष्टीकरण, एक्सप्लेनेशन जो लिखा है, स्पष्टीकरण जो लिखा है, इसमें बताया मीनिंग ऑफ द डाउरी डेथ, यानी डाउरी डेथ का जो अर्थ होता है वह यहाँ क्या है, इसका लिखने का मतलब यहाँ डाउरी डेथ का जो अर्थ है, मीनिंग है, वह वही है जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 2 में है। ठीक, अब दूसरी जो धारा बताती है वो ये बताती है कि जो कोई दहेज मृत्यु कारित करेगा, जो कोई दहेज मृत्यु कारित करेगा वह कारावास से, किससे, कारावास से, जिसकी अवधि मिनिमम कम से कम 7 वर्ष और अधिक से अधिक आजीवन कारावास हो सकेगी। पनिशमेंट में बताया गया इसमें कम से कम 7 वर्ष, अधिक से अधिक आजीवन कारावास। इसमें एक बड़ी लीडिंग केस है जो हमको अच्छी लगी, उस केस के माध्यम से हम आपको केस के माध्यम से बताते हैं और समझाते हैं। लेकिन इसके पहले आप ये जान लीजिए, जब हम धारा 80 के शब्द यानी उपधारा 1 को तोड़ेंगे तो इसेंटियल ऑफ द डाउरी डेथ यानी डाउरी डेथ की जो परिभाषा के इसेंटियल बनेंगे, तत्व बनेंगे, और जब जोड़ देंगे तो डिफिनीशन बन जाएगी, परिभाषा बन जाएगी। जब हम तोड़ेंगे कुछ हमको लाइन मिलती है, जिस लाइन का यहाँ उल्लेख कर देना आवश्यक है। जैसे सबसे पहला क्या है, किसी महिला की मृत्यु होती है, पहली चीज। मृत्यु कैसे होती है, दूसरी लाइन, दाह या शारीरिक क्षति द्वारा, और कब होती है, विवाह के 7 वर्ष के अंदर होती है। ठीक, और यह दर्शित किया जाता है कि उस मृत्यु के पहले उसके पति या उसके पति के नातेदारों द्वारा उसे तंग किया गया, उसके साथ क्रूरता का व्यवहार किया गया, उसे प्रताड़ित किया गया और उसे दहेज की डिमांड की गई। तो ऐसी दशा में जब मृत्यु होती है तो ऐसी मृत्यु को दहेज मृत्यु कहा जाता है। ठीक, और वह मृत्यु करने वाला उसके लिए लायबल होता है, ऐसा है। तो हमने मतलब कहने का मतलब जो आवश्यक तत्व भी जब तोड़ेंगे तो मिल जाएगा, जोड़ेंगे तो परिभाषा बन जाएगी। अब चलते हैं केस है, केस है लिच्छमा देवी बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान। यहां हम लिखते हैं केस को, लिच्छमा देवी वर्सेस स्टेट ऑफ
राजस्थान AIR 1988 FTASC। इस केस के माध्यम से हम समझते हैं इस केस का फैक्ट क्या, पहले बता दें इस केस में था क्या। इस केस में जगदीश प्रसाद एक व्यक्ति होता है और उसकी पत्नी होती है, और जगदीश प्रसाद के माता पिता और भाई होते हैं। 1977 में जगदीश प्रसाद की शादी होती है, और जगदीश प्रसाद शादी के कुछ दिन बाद साथ अपनी पत्नी के साथ रहते हैं। लेकिन शादी के बाद से ही जगदीश प्रसाद उसके पत्नी का यानी जगदीश प्रसाद उसके माता जगदीश प्रसाद की और पिता और भाई द्वारा उसकी पत्नी के साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया गया, उसे तंग किया गया, उसे प्रताड़ित किया जा रहा था और उससे दहेज की मांग की जा रही है। कुछ दिन बाद उस गांव वालों ने देखा कि शाम की टाइम थी, जगदीश प्रसाद के घर से कुछ धुआं निकल रहा था और बचाओ बचाओ की आवाज आ रही थी। लोग जब वहां पहुंचते हैं तो जगदीश प्रसाद के घर के जो जहां अंदर पत्नी थी वहां ऊपर से जंजीरी लगी थी। पहले जंजीरी आती थी दरवाजे पर लगती थी, तो लोगों ने जंजीरी जब खोला अंदर गए तो देखे कि जगदीश प्रसाद की पत्नी जो है बीच में थी और उसके इर्द गिर्द आगे थी, कुछ वो जल भी गई थी। लेकिन लोगों ने आग को बुझाया और उसको किसी प्रकार से वहां से हटाया, और जगदीश प्रसाद उसके पिता से कहा कि इसको भाई अस्पताल ले जाइए। लेकिन जब जगदीश प्रसाद उसके पिता द्वारा नहीं ले जाया रहा था तो लोग उसको गाँव वालों अस्पताल में भर्ती कराते हैं, और इसके बाद एक दो दिन तक वह अपना जो है अ, उसकी सांसें चलती रही। लेकिन अंत में एक दो दिन बाद उसकी सांसें बंद हो जाती है, उसकी डेथ हो जाती है। जब डेथ हो जाती है उसके मायके वालों को जब ये बात पता चलती है तो जगदीश प्रसाद के और उनके फैमिली के खिलाफ डाउरी डेथ का मुकदमा होता है। तो जो राजस्थान की अधीनस्थ न्यायालय है, माननीय न्यायालय ने उनके माता को प्राणदंड दिया और जगदीश प्रसाद पिता और भाई को गिरफ्तार भी नहीं किया गया। इसके बाद इसकी अपील होती है उच्च न्यायालय में। माननीय उच्च न्यायालय ने भी उसी दंड को बरकरार रखा, यानी माता को प्राणदंड, और इन लोगों की गिरफ्तारी नहीं होती है। जब अपील माननीय उच्चतम न्यायालय में होती है तो उच्चतम न्यायालय ने कहा कि चूंकि जो जगदीश प्रसाद की माता है इस जब ये निर्दोष थी और जब दोषी दोनों के बीच में लगभग 8 साल की गैपिंग है, और न्यायालय ने जब केस का अध्ययन किया, स्टडी किया, तो जगदीश प्रसाद की माता को वो क्या किया, प्राण दंड न देकर, मृत्यु दंड न देकर के उस सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया। और जो जगदीश प्रसाद उनके पिता और उनके भाई को गिरफ्तार नहीं किया गया था, इसके लिए पुलिस प्रशासन को न्यायालय द्वारा फटकार भी लगाया गया। तो इस प्रकार से ये धारा 80 में डाउरी डेथ रहा, इसकी पनिशमेंट रहा, और ऑन द केस ऑन द बिहाफ ऑफ केस के आधार पर न्यायालय का कुछ ऐसा डिसीजन रहा।